राजनेता को जनता के जनादेश को स्वीकार ही करना होता है। बीजेपी का आशीर्वाद है, बीजेपी ने उनको एक ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है कि तुम फीस बढ़ाओ, हम कुछ करेंगे नहीं। जब एक पढ़ा लिखा आईआईटी खड़गपुर का इंजीनियर मुख्यमंत्री होता है तो 24 घंटे बिजली दी जा सकती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका तो असर सब देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हर इंटरव्यू में इस समय इस चीज़ का जिक्र कर रही हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि बिजली कहीं नहीं कट रही है। आतिशी मुद्दा उठा रही हैं। अगर आतिशी अपने घर की लाइटें बंद कर लेंगे और कैंडल जला के बैठ जाएंगे, कहेंगे भाई हमारे यहाँ कट लग गया, तो शिकायत तो आनी चाहिए ना रिटर्न में कि कहाँ पर बिजली कट लग रहा है। मोदी जी ने दिल्ली में कई रैलीज करी और उन्होंने बार बार अपनी रैलीज में कहा कि जब पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें महिला सम्मान योजना पास होगी और 8 मार्च को महिला दिवस पर सब महिलाओं के खाते में 2500 की पहली किश्त आ जाएगी। यही कहा था मोदी जी ने। 8 मार्च की तारीख मैंने नहीं दी, 8 मार्च की तारीख आम आदमी पार्टी ने नहीं दी, 8 मार्च की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। क्या हुआ जी? 8 मार्च आई, 8 मार्च गई। दिल्ली वालों को क्या मिला? एक कमिटी का झुंझुना। और वो इस चीज़ का हवाला पंजाब का भी आपको दे रहे हैं कि वहाँ पर 3 साल हो गए भाई, वहाँ की महिलाओं को नहीं मिला। आयुष्मान योजना पर बड़ा बवाल हुआ, आप पर आरोप लगा कि आपने उसको दिल्ली में लागू होने नहीं दिया। और अभी जब सरकार बनी बीजेपी की तो हमने देखा कि पूरी दिल्ली की कैबिनेट जो थी वो एक ही गाड़ी में बैठकर जा रही है। बाकायदा उसका वीडियो भी आया था और केंद्र सरकार से समझौते के लिए आयुष्मान योजना पर उसको लागू भी कर दिया जाता है और अभी उसका शुभारंभ भी नड्डा साहब ने कर दिया। तो क्या वाकई में आप लोगों ने क्यों नहीं लागू करने दिया? ऐसा क्या था आयुष्मान योजना? टैग रिपोर्ट पर आते हैं, बड़ा हल्ला मचा हुआ है और अभी सदन शांत है, जैसे सदन होगा फिर हल्ला मचेगा। टैग रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो आम आदमी पार्टी के लिए कह सकते हैं टेंशन वाली बात हो सकती है? क्योंकि 14 रिपोर्टें आई हैं टैग के पटल पर रखी गई हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली आस्था है सीएजी में, मैं तो उसका स्वागत करती हूँ। मैं तो ये भी कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे सारी सरकारें हैं वहाँ पर भी सीएजी रिपोर्ट्स टेबल करें। गुजरात में तो 20 साल से सीएजी रिपोर्ट्स नहीं टेबल हुई है शायद, तो उनको भी पेश किया जाए। कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के बारे में क्या कहा, मेरे बारे में क्या कहा। देखिए क्या है कि जब आपको गाली गलौज की आदत पड़ जाती है, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में आ गया है गाली गलौज, तो उस डीएनए से बाहर निकालना आसान नहीं है। मैं रेखा जी से यही कहूँगी कि आतिशी अपना ध्यान रख लेंगी, वो दिल्ली की जनता का ध्यान रखें। दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। हम चुनाव पर आते हैं। दिल्ली चुनाव में क्या ऐसी चीज़ें रहीं जो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रह पाई और आज पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी दिल्ली में वो 22 सीटों पर सिमट कर रही है? पंजाब चुनाव में अभी वक्त है, 1-1.5 साल का है आई थिंक, लेकिन अभी से ही आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इतनी जल्दबाजी क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। दिल्ली में चुनाव खत्म हो चुका है, नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन जो मुद्दे पहले थे वो मुद्दे अब भी कायम हैं। जो सरकार सत्ता में थी वो विपक्ष में है, या फिर यूँ कहिए आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली में विपक्ष में है। उसके नेता हैं आतिशी, हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे दिल्ली के तमाम मुद्दों पर और तमाम ऐसी रणनीति पर, चाहे दिल्ली को लेकर हो चाहे आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर। मैम आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, अब विपक्ष में आ गई हैं। आम आदमी पार्टी ही पहली बार दिल्ली में विपक्ष में है, तो किस तरीके से आप अपने पद का या फिर यूँ कहें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर निर्वहन कर रही हैं? देखिए ये तो दिल्ली की जनता का जनादेश है। जनता तय करती है कि कौन पक्ष में बैठेगा कौन विपक्ष में बैठेगा, और किसी भी राजनेता को जनता के जनादेश को स्वीकार ही करना होता है। लेकिन दिल्ली की जनता ने हमें बहुत वोट दिया है। अगर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में चाहे सीट्स का काफ़ी गैप हो, हमारी 22 सीटें हैं, उनकी 48 सीटें हैं, लेकिन वोट परसेंटेज में सिर्फ 2% का गैप है। हमारी 43.5% वोट है, उनकी 45.5% वोट है। तो ये भी साफ है कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हमें वोट दिया है। तो अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब हम विपक्ष में बैठे हुए हैं
तो दिल्ली की इस 43.5% वोटर की आवाज़ बनना, एक जिम्मेदार विपक्ष बनना, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी जवाबदेही तय करना, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। मैम, चुनाव पर आएंगे, दिल्ली चुनाव पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के अभी जो मुद्दे हैं जिन पर आप लगातार सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही हैं, चाहे सदन की बात हो चाहे सड़क की बात हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली में जो इस समय एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं, सड़क पर उठा रहे हैं। दिल्ली में हम देख रहे हैं निजी स्कूलों में लगातार फीस बढ़ोतरी के खिलाफ अभिभावक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह से वीडियो जा रहे हैं, आप लोग भी उठा रहे हैं। आपको लग रहा है आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस मुद्दे को उठा पाएंगे जोर शोर से? देखिए, आप ये प्राइवेट स्कूल फीस का मुद्दा देखिए तो 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले इसी तरह सड़कों पे पेरेंट्स उतरा करते थे। प्राइवेट स्कूलों की लगातार शिकायत आती थी कि बेलगाम तरीके से बिना सिर पैर के फीस पे फीस बढ़ाए जाते थे वो लोग। क्यों? क्योंकि उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं था, उन पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं था। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और तुरंत प्रक्रिया शुरू हुई प्राइवेट स्कूल के फीस की ऑडिट की। आपको याद होगा कि 2017-2018 तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो फीस हमारी सरकार बनने से पहले प्राइवेट स्कूल ले चुके थे उनको भी हमने वापस करवाया। जो बच्चे स्कूलों से पास आउट हो गए थे उनको स्कूल वालों ने फ़ोन कर करके वापस बुलाया कि हमने तुमसे ज़्यादा फीस ले ली थी, वापस आ जाओ, हम तुम्हें चेक देंगे वो फीस वापस करने का। ये देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ और ये इसलिए हो पाया क्योंकि आम आदमी पार्टी की और प्राइवेट स्कूलों की कोई भी साठ गांठ नहीं थी, तो हम उन पे नकेल कस सकते थे। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, मेरे अपने जानकार हैं, मेरे मित्र हैं, उनका बेटा द्वारका के एक स्कूल में पढ़ता है। उस प्राइवेट स्कूल ने स्कूल में लड्डू बांटे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा अब तो हमारी सरकार आ गई। कुछ दिन पहले भी सौरभ भारद्वाज जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ दिखाया कि जो संस्था एक्शन कमेटी फॉर प्राइवेट स्कूल्स करके एक प्राइवेट स्कूल्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो 10 साल से हमारी सरकार से लड़ती आई। हम कहते थे फीस नहीं बढ़ानी है, वो हमारे सरकार के खिलाफ कोर्ट जाते थे। हम जैसे ही किसी स्कूल की फीस रोकने का आदेश देते थे वो कभी हाई कोर्ट जाते थे, कभी डबल बेंच जाते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते थे। उस एक्शन कमेटी के चेयरमैन भरत अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। ना सिर्फ इतना, उन्होंने खुद रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए प्रचार किया। तो स्वाभाविक बात है प्राइवेट स्कूल खुश होंगे, उनको लगता है उनकी सरकार आ गई है। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी ये सब करवा रही है? बीजेपी का आशीर्वाद है। बीजेपी ने उनको एक ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है कि तुम फीस बढ़ाओ, हम कुछ करेंगे नहीं। इनफैक्ट हमें तो काफी क्या कहें विश्वसनीय सूत्रों से भी पता चला था कि पिछले संडे को जो रामनवमी का दिन था, शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी के घर पे मीटिंग हुई और वहां पे बाकायदा प्राइवेट स्कूलों को कहा गया कि देखो अभी मुद्दा बहुत गर्म हो गया है, पेरेंट्स सड़क पे उतरे हुए हैं, आम आदमी पार्टी बहुत हल्ला कर रही है, लेकिन जैसे ही ठंडा होगा हम तुम्हें फ्री हैंड दे देंगे कि बिना किसी से पूछे तुम हर साल 10% फीस बढ़ा सकते हो। और यही बात मैं कल शाम को ही एक वीडियो देख रही थी, किसी एक प्राइवेट स्कूल के बाहर पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्कूल का गेट बंद था और स्कूल की मैनेजमेंट वाले ने बिल्कुल यही बात कही। उसने कहा जी ये तो हर साल 10% फीस अब बढ़ेगी बढ़ेगी, और कहा जी हमारे हाथ में नहीं है तो सरकार करवा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में और प्राइवेट स्कूलों का जो माफिया है उसमें बिल्कुल साठ गांठ है और इसीलिए वो लोग इतना खुश थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और आज अभिभावक परेशान हैं इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्राइवेट स्कूल एक साथ मिले हुए हैं। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस चीज को खारिज कर रही हैं। वो कह रही हैं सरकार ना तो जो चल रही है माफियागिरी स्कूलों में उनके साथ हैं, और ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लगातार वो इंटरव्यूज में ये बात मैं बार बार उनको मैंने चिट्ठी लिखी है, मैंने 2 चिट्ठियां उनको इस मुद्दे पे लिखी हैं और मैंने कहा है कि अगर आप इस एजुकेशन माफिया के साथ साठ गांठ में नहीं हो तो एक ऑर्डर इशू कर दो
कि तुरंत प्रभाव से बढ़ी हुई फीस को रोका जाता है। पहले सारे स्कूलों का ऑडिट होगा और ऑडिट के बाद ही स्कूल बढ़ी हुई फीस ले सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं वो? देखिए, कहने से क्या होता है, कहने को तो हम कितनी लुभावनी बात कह दें। मैं अभी कह दूं कि जी बाहर बर्फ पड़ रही है, श्रीनगर जैसा सुहाना मौसम है, उससे हो थोड़ी जाएगा। दिल्ली में 40 डिग्री टेम्परेचर है, मेरे कहने से खिड़की के बाहर श्रीनगर जैसा मौसम नहीं हो जाएगा, मेरे कहने से बाहर नैनीताल जैसा मौसम नहीं हो जाएगा। उसी तरह से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के कहने से कि हम किसी को गलत तरीके से फीस नहीं बढ़ाने देंगे, फीस रुक थोड़ी जाएगी। फीस तो सरकारी आदेश से रुकेगी। आप क्यों आदेश नहीं पारित करते? वो बातें तो बहुत कर रहे हैं, भाजपा की मुख्यमंत्री भी बातें कर रही हैं, भाजपा के शिक्षा मंत्री भी बातें कर रहे हैं, कागज दिखा दिखा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन कोई आदेश नहीं पारित कर रहा कि बढ़ी हुई फीस रोक दो। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो बढ़ी हुई फीस रोकना नहीं चाहते। दिल्ली चुनाव चल रहा था, अरविंद केजरीवाल लगातार रैलियों में इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, कमल खिल गया, तो लंबे लंबे पावर कट लगने शुरू हो जाएंगे। और आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर तो लगातार वीडियो रिट्वीट कर रहे हैं और लगातार ऐसे वीडियोज भी आ रहे हैं। तो क्या वजह क्या है, क्यों पावर कट लगने शुरू हो गए दिल्ली में अचानक से? देखिए, क्या है कि ये तो आपको भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि क्यों पावर कट लगने शुरू हो गए, लेकिन किसी भी व्यवस्था को चलाना, आप देश में किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती। दिल्ली एक इकलौता राज्य था जहां पर 24 घंटे बिजली आती थी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। अभी 25 फरवरी को या उससे आई थिंक 10 दिन पहले 12 फरवरी को राज्यसभा में एक क्वेश्चन के जवाब में सारे स्टेट्स में पावर सप्लाई कैसी है उसका जवाब पेश किया गया सेंट्रल पावर मिनिस्ट्री द्वारा। दिल्ली उसमें इकलौता ऐसा राज्य था जिसमें 24 घंटे बिजली आती है। लास्ट ईयर की पावर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट, वो हर साल एक कंज्यूमर रेटिंग निकालते हैं, ऑपरेशनल रिलायबिलिटी, कितने पावर कट होते हैं। दिल्ली के तीनों डिस्कॉम्स नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे थे और वो रिपोर्ट कहती है दिल्ली में 24 घंटे बिजली आते हैं। मैं नहीं कह रही, भाजपा की केंद्र सरकार कह रही। लेकिन ये 24 घंटे बिजली की व्यवस्था चलाना आसान नहीं होता। हमें वो विरासत में नहीं मिली थी, हमने मेहनत करी। जहाँ जहाँ दिल्ली के जिस हिस्से में बिजली की समस्या थी वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगवाए, हाई टेंशन लाइंस लगवाई, उसका लोड बढ़वाया, पूरे सिस्टम को कंप्यूटराइज करवाया कि जहाँ जहाँ बिजली जा रही है, अगर कहीं पे भी बिजली जाती है तुरंत पता चले, उसका बैकअप पावर सिस्टम लगवाया। तो ये व्यवस्था चलाना आसान नहीं था। जब एक पढ़ा लिखा IIT खड़गपुर का इंजीनियर मुख्यमंत्री होता है तो 24 घंटे बिजली दी जा सकती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका तो असर सब देख रहे हैं। मैं आज सुबह ही मैं जनकपुरी विधानसभा गई। जनकपुरी विधानसभा, जो बिजली मंत्री हैं भाजपा के आशीष सूद जी, उनकी अपनी विधानसभा है। वहां पर भी लोग कह रहे हैं, आशीष सूद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं आतिशी झूठ बोल रही हैं, भारतीय आम आदमी पार्टी वाले झूठ फैला रहे हैं, बिजली नहीं जा रही है। आज सुबह जनकपुरी विधानसभा में ही रहने वाले कह रहे हैं रोज बिजली जा रही है। कह रहे हैं कल तो 3-4 घंटे का पावर कट रहा, बच्चे बीमार हो गए, पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिजली इतनी लंबी लंबी जा रही है। आप बिजली की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हर इंटरव्यू में इस समय इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि बिजली कहीं नहीं कट रही है। आतिशी मुद्दा उठा रहे हैं, अगर आतिशी अपने घर की लाइटें बंद कर लेंगे और कैंडल जला के बैठ जाएंगे, कहेंगे भाई हमारे यहाँ कट लग गया, कोई शिकायत तो आनी चाहिए ना रिटर्न में कि कहाँ पर बिजली कट लग रहा है। उनको कहिए सोशल मीडिया खोल लें। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। रोज रात को 2 दिन पहले रात को जब एकदम से टेम्परेचर बढ़ा, मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री भी नहीं हूँ, मैं तो बिजली मंत्री भी नहीं हूँ, मैं तो विपक्ष में हूँ। मेरे पास रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे तक लोगों के कॉल आ रहे थे कि बिजली नहीं है हमारे एरिया में, उत्तम नगर में बिजली नहीं है, छतरपुर में बिजली नहीं है, बुराड़ी में बिजली नहीं है। तो अगर कोई आंख खोल के देखना चाहे तो उनको दिख जाएगा कि बिजली नहीं है। दूसरी बात, सरकार के पास सारा डेटा है।
दिल्ली सरकार का ही अपना एक स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है जो डे बाय डे, मिनट बाय मिनट ये हिसाब किताब रखता है कि कितनी बिजली गई, कितनी बिजली नहीं गई। चलो आतिशी झूठ बोल रही है, आप स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर देख लीजिए। तीनों बिजली कंपनियों के पास भी ये डेटा पड़ा है। बिजली कंपनी खुद जब कोई सोशल मीडिया पे डालता है, बिजली कंपनी खुद कहती है कि आपके यहाँ बिजली कटी हुई है, हम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली कंपनियां खुद कह रही हैं हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री कैसे कह रही हैं बिजली नहीं गई? एज अ नेता प्रतिपक्ष आपने क्या कोई पत्र लिखा, कोई शिकायत की दिल्ली सरकार से या मुख्यमंत्री से कि भाई इन इलाकों में बिजली कट रही है? नहीं, क्योंकि ट्वीट तो हम आपके देख रहे हैं, रिट्वीट नहीं हो रहे हैं बिल्कुल, लगातार। हमने लगातार उनको इस मुद्दे को उठाया है। मैंने तो विधानसभा के पटल पर भी इस मुद्दे को उठाया कि किस तरह से, इनफैक्ट हमने तो इसका विधानसभा में एक चर्चा का भी मुद्दा लगाया, परंतु अध्यक्ष ने चर्चा होने ही नहीं दी। उस चर्चा से पहले ही हमें विधानसभा से उठा के बाहर कर दिया, निलंबित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बिजली के मुद्दे पे चर्चा चाहते ही नहीं है। चलिए आप आतिशी की बात मत मानिए, आप आम आदमी पार्टी की बात मत मानिए, आप दिल्ली वालों की तो बात मानेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के पूरी कॉलोनी का वीडियो बना के दिखा रहा है कि किसी भी घर में बिजली नहीं है, तो क्या वो सारे 100-200 घर वालों ने अपनी बिजली ऑफ कर ली है उस एक वीडियो के लिए? तो देखिए ये बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, वो कहें कि अब हम कर रहे हैं, हम ठीक करेंगे, अभी हम सीख रहे हैं, हमसे हो नहीं रहा है। वो कुछ अपना प्लान तो दें, कुछ अपना विजन तो दें। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, अरविंद केजरीवाल को गाली दो, आम आदमी पार्टी को गाली दो, आतिशी को गाली दो। विधानसभा के 2 सत्र हो चुके हैं, उसका पूरा लाइव टेलीकास्ट उठा के देखिए। 95% समय सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और आतिशी को गाली देने में जाता है। भाई आप, चुनाव खत्म हो गया, आपकी सरकार बन गई, अब जनता ने आपको काम करने के लिए चुना है, आप अपना कुछ विजन तो बताइए। आप बताइए आप कैसे बिजली देंगे, आप बताइए आप कैसे प्राइवेट स्कूलों की फीस कम करेंगे, आप बताइए कि आप कैसे बेहतर व्यवस्था देंगे। उस पर कोई बात नहीं है, उस पर कोई भी बात नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ना उनके मुख्यमंत्री ना उनके कैबिनेट मंत्री। सिर्फ केजरीवाल को गाली दो, सुबह गाली दो, दोपहर को गाली दो, रात को गाली। दिल्ली चुनाव में तीनों पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक महिलाओं के सम्मान में जो राशि की घोषणा की गई, 2100 हो, 2500 हो, 3000 हो, लेकिन 2500 वाली बाजी मार गई पार्टी। और 2500 देने का जो वादा किया गया था उसको लेकर आप लोगों ने विधानसभा से लेकर सड़क तक, हर चौराहे पर, हर ब्रिज पर बैनर तले प्रोटेस्ट किया। क्या लग रहा है, सरकार लागू कर पाएगी? देखिए, मोदी जी का झूठ तो पहले ही महीने में सामने आ गया। मोदी जी ने दिल्ली में कई रैलीज करी और उन्होंने बार बार अपनी रैलीज में कहा कि जब पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें महिला सम्मान योजना पास होगी और 8 मार्च को महिला दिवस पर सब महिलाओं के खाते में 2500 की पहली किश्त आ जाएगी। यही कहा था मोदी जी ने। 8 मार्च की तारीख मैंने नहीं दी, 8 मार्च की तारीख आम आदमी पार्टी ने नहीं दी, 8 मार्च की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। क्या हुआ जी? 8 मार्च आई, 8 मार्च गई, दिल्ली वालों को क्या मिला? एक कमिटी का झुंझुना। ये आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है इस देश में किसी भी चीज़ को ठंडे बस्ते में डालना हो ना तो उस पर कमेटी बना दो। क्या हुआ जी उस कमेटी का? अब तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया उस कमेटी को बने, उस कमेटी की कोई खबर आई है? इनके मंत्री रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टीवी के सामने आते हैं, पर 2500 रुपये में बिल्कुल अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। दिल्ली की महिलाओं को उन्होंने धोखा दिया है। और मैं तो ये कहूँगी कि दिल्ली की महिलाओं को जो धोखा दिया है ना, इसका असर दिल्ली पे तो चलिए, जब फिर से 5 साल बाद चुनाव आएगा उसका असर तो पड़ेगा ही, लेकिन इसका असर देश भर के बाकी चुनावों में भी पड़ेगा। क्योंकि अब ये साफ हो गया ना कि जो कहते हैं मोदी की गारंटी है, यही कहा था मोदी जी ने कि मोदी जी गारंटी नहीं देते, मोदी जी चुनाव के समय झूठ बोलते हैं और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं।
लेकिन आपको नहीं लगता ये जो योजनाएं हैं इनके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है सरकार को? मान लिया अभी आप ही आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट हो जाती, तो आपको नहीं लगता कि आप एक तारीख पर सीधे सम्मान राशि भेजने में कामयाब हो जाते? एक सिस्टम होता है, एक टाइम चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ा प्रोसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट का प्रोसेस हो, सरकार के विभागों का प्रोसेस हो, अप्रूवल का प्रोसेस हो। तो क्या मोदी जी को नहीं पता था ये? मोदी जी 15 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 साल से ज्यादा देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो मोदी जी को नहीं पता था कि किसी भी योजना को लागू करने के लिए समय लगता है, कागज भरे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन होती है? ये मोदी जी को भी तो पता था। यानी दो चीजें ही हो सकती हैं इसमें, या तो मोदी जी और उनकी पार्टी को सरकार चलानी नहीं आती, उनको पता ही नहीं है कि सरकारी व्यवस्था कैसे चलती है, और अगर उनको पता है तो मोदी जी ने जानते हुए झूठ बोला, दिल्ली की महिलाओं को झूठा वादा किया। क्योंकि ये जो 8 मार्च की तारीख है ये मैंने नहीं दी है। 8 मार्च की तारीख मोदी जी ने एक बार नहीं, बार बार अपनी हर रैली में कहा है कि 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है कि 8 मार्च को पैसे आएंगे। तो सवाल तो ये है ना, नहीं वो कि मोदी जी झूठ बोल रहे थे वो क्या? पलट कर एक ये भी आरोप आप पर लगा रहे हैं, आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई इन चीजों के लिए एक सिस्टमेटिक समय की जरूरत होती है। तो मोदी जी कहते हैं मैंने झूठ बोला। और वो इस चीज का हवाला पंजाब का भी आपको दे रहे हैं कि वहां पर 3 साल हो गए भाई, वहां की महिलाओं को नहीं मिला। अगर वहां तो सिस्टम इतना मोदी जी ने ये कहा था क्या कि जब आम आदमी पार्टी पंजाब में पैसा देगी तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पैसा देंगे? ये कहा था क्या उन्होंने? ये कह के वोट मांगा था क्या? ये तो उन्होंने कहीं नहीं कहा। उन्होंने तो बार बार दिल्ली की महिलाओं को कहा कमल का बटन दबाओ, 8 मार्च को तुम्हारे खाते में 2,500 रुपए आएंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि सब महिलाएं अपने फोन को लिंक कर लें खाते से, और 8 मार्च को SMS आएगा कि खाते में पैसे आ गए। यही कहा था ना उन्होंने। तो देखिए ये तो एक बात तो साफ हो गई है कि मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को धोखा दिया। ये बात भी साफ हो गई है कि जब चुनाव से पहले मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, वो गारंटी नहीं होती है, वो सिर्फ एक जुमला होता है, और चुनाव जीतने के लिए मोदी जी कोई भी झूठ बोल सकते हैं। अब बीजेपी सत्ता में आ चुकी है और सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आपकी सरकारों के कई फैसले पलटे जा रहे हैं। क्या आखिर उन ऐसे फैसलों में जो सरकार आते ही सबसे पहले उनको पलटने लगे? देखिए इसका जवाब तो वो दे सकती हैं। इसका जवाब तो वही देंगी कि क्यों फैसले पलट रही हैं। अब आप जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल, अब ये बात चल रही है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए बस यात्रा शायद रोक दी जाएगी, या अभी जो बिना कुछ सवाल उठाए महिलाओं को फ्री टिकट मिलती है अब उनको कुछ ID दिखाना पड़ेगा, दिल्ली का वोटर होना पड़ेगा। भाई अगर नोएडा से कोई लड़की दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने आ रही है जी, क्या उसको फ्री बस यात्रा नहीं मिलनी चाहिए? उसकी क्या गलती? तो वो तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि उनको ऐसी क्या दिक्कत है आम आदमी पार्टी के कामों से कि वो आम आदमी पार्टी के कामों को पलटना चाहती है। जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक कार्यक्रम चलता था बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स के कार्यक्रम में 11th और 12th में पढ़ने वाले बच्चों को 2,000 रुपए का सीड मनी दिया जाता था, और वो सीड मनी से बच्चे ग्रुप्स बना के अपने अपने स्टार्टअप्स शुरू करते थे। जी। इस प्रोजेक्ट के तहत 50,000 से ज़्यादा स्टार्टअप आइडियाज़ हर साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से निकल के आए हैं। इतने एग्जाम्पल्स हैं कि बच्चे 12वीं का एग्ज़ाम ख़त्म करने से पहले 10 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, 20 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो आपको इससे एलर्जी सिर्फ इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का आइडिया था। मुझे लगता है कि राजनीति अपनी जगह है जी, लेकिन आखिरकार हम सब यहाँ पे दिल्ली की जनता की सेवा के लिए आए हैं। तो अगर किसी ने भी कोई अच्छा काम किया है, अगर भारतीय जनता पार्टी की ने कोई अच्छा काम किया है तो आम आदमी पार्टी को सीखना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी को सीखना चाहिए। ये रोज रोज सुबह से लेकर रात तक गाली देना, क्रिटिसाइज करना, मुझे लगता है कि ये शोभा नहीं देता। आयुष्मान योजना पर बड़ा बवाल हुआ, आप पर आरोप लगा कि आपने उसको दिल्ली में लागू होने नहीं दिया, और अभी जब सरकार बनी बीजेपी की तो हमने देखा कि
पूरी दिल्ली की कैबिनेट जो थी वो एक ही गाड़ी में बैठकर जा रही है, बाकायदा उसका वीडियो भी आया था। और केंद्र सरकार से समझौते के लिए आयुष्मान योजना पर उसको लागू भी कर दिया जाता है, और अभी उसका शुभारंभ भी नड्डा साहब ने कर दिया। तो क्या वाकई में आप लोगों ने क्यों नहीं लागू करने दिया? ऐसा क्या था आयुष्मान योजना? क्या है आयुष्मान योजना? आयुष्मान योजना ये कहती है कि एक परिवार 1 साल में 5 लाख तक का इलाज करवा सकता है। यही है आयुष्मान योजना। और कौन सा परिवार करवा सकता है, उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आयुष्मान योजना किसको फ़ायदा देगी। सबसे पहले तो अगर आपका परिवार है, आप हैं, आपकी पत्नी है, आपके 2 बच्चे हैं। मान लीजिए कि आपकी पत्नी बीमार हो जाती हैं, वो अस्पताल में जाती हैं, उनका 5 लाख रुपए का इलाज हो जाता है। पर मान लीजिए कि अगर कुछ महीने बाद आपका बेटा बीमार हो जाए, तो फिर आयुष्मान योजना का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 लाख रुपए जो सालाना इस्तेमाल कर सकते थे आप उस योजना के तहत, वो आपके परिवार ने इस्तेमाल कर लिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सारा इलाज सरकारी अस्पताल में फ्री कर दिया। यानी अगर आपका 10 लाख का इलाज है, 15 लाख का इलाज है, 50 लाख रुपए का इलाज है, आपका इलाज, आपके पूरे परिवार का इलाज सारा फ्री मिलता है, मिलता था। अब पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। तो बताइए, आपको 50 लाख का इलाज फ्री चाहिए कि 5 लाख का? पहली बात। दूसरी बात, आप आयुष्मान भारत की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए। आपके पास 2 व्हीलर है तो आप आयुष्मान भारत के लिए पात्र नहीं है। आपके घर में फ्रिज है तो आप आयुष्मान भारत के लिए पात्र नहीं है। आपका घर पक्का है तो आप आयुष्मान भारत के लिए पात्र नहीं है। और दिल्ली में जो झुग्गी बस्ती में भी रहते हैं, वो भी पक्के घरों में रहते हैं। कुल मिला के दिल्ली में पात्र लोग आयुष्मान भारत के लिए शायद, और अभी भी जो शुरुआत करी है इन्होंने, शायद AAY जो अंत्योदय कार्ड वाले हैं उनके लिए करी है। दिल्ली में 68,000, मात्र 68,000 अंत्योदय AAY कार्ड वाले हैं। तो जो इतना सारा हल्ला करके 68,000 लोगों को, 2-2.5 करोड़ की जनसंख्या में से 68,000, 0.01% होगा शायद, उनको 5 लाख रुपए महीने, 5 लाख रुपए साल का इलाज मिलेगा। बताइए किसको फायदा हो रहा है? बाकी 2.5 करोड़ में से जो बाकी 2,49,50,000 लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? कैग रिपोर्ट पर आते हैं। बड़ा हल्ला मचा हुआ है और अभी सदन शांत है, जैसे सदन होगा फिर हल्ला मचेगा। तो कैग रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो आम आदमी पार्टी के लिए कह सकते हैं टेंशन वाली बात हो सकती है? क्योंकि 14 रिपोर्टें आई हैं, आम आदमी पटल पार्टी पर के रखी लिए गई कोई हैं। टेंशन वाली बात नहीं है। ये तो एक, क्या कहें, एक रूटीन प्रक्रिया होती है। एक रूटीन प्रक्रिया होती है कि ऑडिटर जनरल होता है, एक सेंट्रल ऑडिटर जनरल होता है, एक दिल्ली का ऑडिटर जनरल होता है। सरकार के अंदर भी एक ऑडिट का डिपार्टमेंट होता है। इतने सारे ऑडिट अलग अलग विभागों के हमने ऑर्डर किए। दिल्ली सरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी के 12 कॉलेजेस को फंड देती है जी। उनका ऑडिट हमने खुद करवाया। कई विभागों का ऑडिट जहां पे हमें लग रहा था गलत तरीके से अगर कुछ प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उनका ऑडिट हमने खुद करवाया। उसी तरह से केंद्र सरकार भी रूटीन में अलग अलग विभागों के ऑडिट करवाती है। तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ काफ़ी मज़ेदार लगती है इस मैटर में। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने, जब आयुष्मान भारत की CAG रिपोर्ट आई, जिसने आयुष्मान भारत का खुलासा किया कि लाखों लोग एडमिट होने से पहले ही उनका इलाज हो गया, मरने के बाद उनके ऑपरेशन हो गए, 20-25 साल की उम्र के लोगों की पीडियाट्रिक सर्जरी हो गई। उस आयुष्मान भारत की रिपोर्ट को लिखने वाले ऑडिटर्स को तुरंत CAG से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कहीं पर शायद त्रिपुरा, सिक्किम वगैरह भेज दिया जाता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली आस्था है CAG में, मैं तो उसका स्वागत करती हूँ। मैं तो ये भी कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे सारी सरकारें हैं, वहाँ पर भी CAG रिपोर्ट्स टेबल करें। गुजरात में तो 20 साल से CAG रिपोर्ट्स नहीं टेबल हुई हैं शायद, तो उनको भी पेश किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट में पेश किया जाए, पार्लियामेंट में उस पर चर्चा हो। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की ये नई नवेली आस्था
CAG में बनी है, तो वो आस्था तक सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की बाकी 20 राज्यों में भी। अभी बजट सत्र जब चल रहा था तब देखा हमने कि 22 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, उनमें 21 को सस्पेंड कर दिया जाता है। अमानतुल्लाह खान शायद उस दिन सदन में थे ना, इसीलिए वो बच गए, नहीं तो वो भी चले जाते। तो ऐसा क्या हुआ सदन में जो आप सबको, पूरे पार्टी को ही लगभग सस्पेंड कर दिया गया? हम महिलाओं को 2500 रुपए देने का मुद्दा उठा रहे थे। जो मोदी जी ने 8 मार्च को महिलाओं को पैसे देने का वादा किया था, उस पर हम सवाल पूछ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये समस्या है, वो सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। तो उन्होंने ना सिर्फ हमें सदन से निष्कासित किया, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि विधानसभा के परिसर से बाहर कर दिया। देखिए, ये लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है, और लोकतंत्र की स्ट्रेंथ ही ये होती है, ताकत ही ये होती है कि हर तरह की आवाज़ लोकतंत्र में उठाई जाती है। लोकतंत्र में आप कम संख्या में भी हो, फिर भी आपकी आवाज़ सुनी जाती है। माइनॉरिटीज़ के भी राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं, सबको बोलने का अधिकार होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, ये लोकतंत्र है। लेकिन आपकी सरकार के विरोध में कोई बोलेगा, आप उसे सदन से तो बाहर कर देंगे, आप उसे परिसर से बाहर कर देंगे। जबकि चाहे वो पार्लियामेंट हो, जहाँ पे निष्कासित होने के बाद रूटीन में विपक्ष के सांसद गांधी मूर्ति के नीचे प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बात रखते हैं। और खुद भी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, अगर वो कभी सदन से बाहर हुए, वो खुद गांधी मूर्ति के नीचे जाके दिल्ली विधानसभा परिसर में अपना प्रोटेस्ट करते थे। तो मुझे ये लगता है कि ये लोकतंत्र की दृष्टि से अच्छी परंपरा नहीं है कि आप लोगों को विधानसभा परिसर से बाहर कर दें, क्योंकि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो राइट टू प्रोटेस्ट है, जो हमारा संविधान इस देश के हर व्यक्ति को देता है, मुझे लगता है कि उसको संभाल के रखना सबके लिए ज़रूरी है। मुख्यमंत्री को मैं सुन रहा था कहीं किसी वीडियो में, वो कह रही थी कि मैं 3 या शायद 4 बहन हैं, और एक बहन हमारी आतिशी भी है। मुझे उनकी बड़ी चिंता होती है कि केजरीवाल ने पता नहीं उनको कहाँ विधानसभा में फंसा दिया और खुद तो निकल लिए। मैं रेखा जी से यही कहूँगी कि आतिशी अपना ध्यान रख लेंगी, वो दिल्ली की जनता का ध्यान रखें। दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। रोज 40 डिग्री टेम्परेचर है। 40 डिग्री टेम्परेचर में कौन सड़क पे खड़ा होकर, स्कूल के गेट के बाहर खड़ा होकर तपती हुई गर्मी में प्रोटेस्ट करेगा? वही करेगा ना जो बहुत परेशान है। तो अगर माता पिता इतनी तपती हुई गर्मी में सड़क पर खड़े हैं, और एक सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो देखा कि शायद एक महिला स्कूल के बाहर बेहोश भी हो गई थी, इतनी गर्मी थी, तो आतिशी तो अपना ध्यान रख लेंगी। जो दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता हैं, उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी रेखा गुप्ता जी की आपके समर्थन में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने आए थे दिल्ली में, और उनको लेकर अभी एक इंटरव्यू में सवाल किया गया सीएम रेखा गुप्ता से। तो उन्होंने जिस तरीके से जो शब्द लिए, मैं लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, आपको लग रहा है जब मुख्यमंत्री उनको ये बोलना चाहिए था? आप अखिलेश यादव छोड़िए, आप उसी इंटरव्यू में देखिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के बारे में क्या कहा, मेरे बारे में क्या कहा। देखिए, क्या है कि जब आपको गाली गलौज की आदत पड़ जाती है, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में आ गया है गाली गलौज, तो उस डीएनए से बाहर निकालना आसान नहीं है। सारा समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से गालियां ही निकलती हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी के लिए हो, चाहे अखिलेश यादव जी के लिए हो, चाहे आतिशी के लिए हो, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए हो। देखिए, हम कोई दूसरी पार्टी में हो सकता है, हम भी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। आप आम आदमी पार्टी के किसी एक नेता का मुझे भाषण दिखा दीजिए कि किसी ने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बोला हो। कभी नहीं बोला होगा। क्यों? क्योंकि राजनीति की और पब्लिक लाइफ की अपनी एक मर्यादा होती है। और चुनाव का समय था, चुनाव के समय में आपने किसी पर टीका टिप्पणी करी, कुछ तीखी बात कही, वहां तक भी लोग समझ जाते हैं कि चलिए चुनाव का समय। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया है, रेखा जी की पार्टी चुनाव जीत गई है, अब उनको काम करना चाहिए। अब दिल्ली के लोग गाली गलौज नहीं चाहते हैं, दिल्ली के लोग 24 घंटे बिजली चाहते हैं। तो अगर पावर कट लग रहे हैं,
वो अपने ऑफिस में बैठ के सुबह से लेकर शाम तक इंटरव्यू देने के बजाय, मैं आज खुद ग्राउंड पर गई, मैं जनकपुर के एरिया में गई, वहाँ पे देख के आई कि बिजली की क्या समस्या है, तो उनको भी करना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल के बाहर माता पिता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं जाते हैं शिक्षा मंत्री वहाँ पर? क्यों वहाँ पे खड़े होकर उनसे बात नहीं करते हैं? क्यों नहीं जा रही है मुख्यमंत्री इन एरियाज में जहाँ पे रोज बिजली कट रही है? तो मुझे लगता है कि गाली गलौच से ज़्यादा अब गाली गलौच छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम पर फोकस करना चाहिए। मैम, चुनाव पर आते हैं। दिल्ली चुनाव में क्या ऐसी चीज़ें रही जो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रह पाई और आज पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी दिल्ली में वो 22 सीटों पर सिमट कर रह गई? देखिए, मुझे ये लगता है कि चुनाव के जो भी नतीजे होते हैं वो जनता का फैसला होता है, और इस बारी दिल्ली की जनता चाहती थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को ट्राई करे। दूसरा ये होता है कि जब कोई पार्टी या नेता कोई काम कर रहा होता है, जैसे दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी दिल्ली में सरकारी स्कूल बेहतर हो गए, दिल्ली में बस यात्रा फ्री मिल रही थी, अस्पतालों में दवाइयाँ फ्री मिलती थी, तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं वो वोटर्स टेकन फॉर ग्रांटेड भी कर लेते हैं कि अच्छा ऐसा तो होता ही है। मैं आज ही सुबह आपको बताती हूँ, जब मैं जनकपुरी गई जी, मुझे 2-3 अलग अलग महिलाओं ने इस बात को कहा कि हमने इस बारी बीजेपी को वोट देके गलती कर दी। यानी वो मुझे बता रही हैं, मैं जानती हूँ, मेरे साथ हमारे पार्टी के पार्षद थे जो उस वार्ड के सिटिंग काउंसलर हैं। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ आम आदमी पार्टी से, तो वो जानते हैं कि हम आम आदमी पार्टी से हैं, फिर भी हमें बता रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया था। लेकिन अब उनको लग रहा है 1-1.5 महीने के ही अंदर, जब 4-4 घंटे बिजली जा रही है, जब अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, जब प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ रही है, तो अब दिल्ली के वोटर को भी लग रहा है कि शायद गलती हो गई। 2% का फर्क है, ज़्यादा नहीं है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में वोटिंग परसेंटेज में। तो आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी की वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई? नहीं, मुझे तो लगता है कि देखिए, चुनाव की हार जीत जनता के ऊपर होती है। मैम, एक आखिरी जिसको जनता जिताना चाहती है उनको जिताती है। इस बारी दिल्ली के लोग शायद भारतीय जनता पार्टी को ट्राई करना चाहते थे, उनको लगता था कि शायद कुछ और बेहतर करके दिखा दें, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 1.5 महीने में ही अब लोगों को ये एहसास होने लग गया है कि शायद गलती हो गई। पंजाब चुनाव में अभी वक्त है, 1-1.5 साल का है आई थिंक, लेकिन अभी से ही आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इतनी जल्दबाजी क्यों? देखिए, हमने चुनाव की तैयारी नहीं शुरू की है, हम लोगों के लिए काम करते हैं। हम पहले भी करते आ रहे थे, पर दिल्ली चुनाव के बाद जो बहुत सारा मीडिया है उसने पंजाब की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो जो हम पंजाब के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक बनाना हो, चाहे स्कूलों को ठीक करना हो जी, चाहे जो एक बहुत बड़ा इशू रहा है पंजाब में नहरी पानी देना, पंजाब में ग्राउंड वाटर नीचे जाना बहुत बड़ा मुद्दा है, तो नहरी पानी लोगों तक पहुंचाना, कनाल वाटर पहुंचाना, ये हम पिछले कई सालों से करते हुए आए हैं। मुझे ये लगता है कि अब दिल्ली चुनाव के बाद से मीडिया ने पंजाब के जो काम हो रहा है उस पर ध्यान देना ज़्यादा शुरू नहीं, वो इसलिए भी कर दिया क्योंकि सिसोदिया जी को प्रभारी बना दिया गया है, वो लगातार अब देखिए, ये तो राजनीतिक दलों में होता ही रहता है, कोई ना कोई तो प्रभारी बनता है। तो ये तो कोई प्रभारी बनता है, कोई पंजाब का प्रभारी बना है, कोई गुजरात का प्रभारी बना है, तो स्वाभाविक बात है कि जिन राज्यों में चुनाव आने वाले होते हैं वहाँ पर ये तो सब नेचुरल सी जो पॉलिटिकल गतिविधि है। मैम, एक आखिरी सवाल है, मैं देख रहा हूँ, पहली बार, मैंने तो देखा नहीं, पहले शायद रहा होगा, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी महिला, मुख्यमंत्री भी महिला। आपको लग रहा है कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने सही किया? देखिए, ये तो मैं कहूँगी पार्टी का फैसला है, और जो पार्टी जीत के आई है उनके विधायकों को, किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये मुझे इस बात की तो बिल्कुल खुशी है कि एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है, और मुझे लगता है कि शायद ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री भी और नेता प्रतिपक्ष भी दोनों ही महिलाएं हैं। मैं ये मानती हूँ कि देश की आम महिलाएं, दिल्ली की आम महिलाओं के लिए ये एक बहुत प्रेरणादायक बात है कि जब वो एक मुख्यमंत्री को देखती हैं, एक नेता प्रतिपक्ष को देखती हैं उस कुर्सी पे बैठी हुई, तो जो लड़की आज स्कूल में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, वो हमें देख के ये तो सोचती होगी कि शायद एक दिन
मैं भी वहाँ पहुँच सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी आतिशी, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा में। उन्होंने बताया किस तरीके से दिल्ली में जो इस समय मुद्दे हैं उनको उठाने का काम पार्टी की तरफ से, बतौर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, उनकी तरफ से किया जा रहा है। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। नमस्कार। किसी भी राजनेता को जनता के जनादेश को स्वीकार ही करना होता है। बीजेपी का आशीर्वाद है, बीजेपी ने उनको एक ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है कि तुम फीस बढ़ाओ, हम कुछ करेंगे नहीं। जब एक पढ़ा लिखा IIT खड़गपुर का इंजीनियर मुख्यमंत्री होता है तो 24 घंटे बिजली दी जा सकती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका तो असर सब देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हर इंटरव्यू में इस समय इस चीज का जिक्र कर रही हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि बिजली कहीं नहीं कट रही है। आतिशी मुद्दा उठा रही हैं। अगर आतिशी अपने घर की लाइटें बंद कर लेंगे और कैंडल जला के बैठ जाएंगे, कहेंगे भाई हमारे यहाँ कट लग गया, तो शिकायत तो आनी चाहिए ना रिटर्न में कि कहाँ पर बिजली कट लग रहा है। मोदी जी ने दिल्ली में कई रैलीज करी और उन्होंने बार बार अपनी रैलीज में कहा कि जब पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें महिला सम्मान योजना पास होगी और 8 मार्च को महिला दिवस पर सब महिलाओं के खाते में 2500 की पहली किश्त आ जाएगी। यही कहा था मोदी जी ने। 8 मार्च की तारीख मैंने नहीं दी, 8 मार्च की तारीख आम आदमी पार्टी ने नहीं दी।